सुप्रभात बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबका बड़े घर की बेटी कहानी के तीसरे भाग में स्वागत करती हूँ। बच्चों, ये आईसीएसई बोर्ड कक्षा 9वीं और 10वीं की प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी है जो साहित्य सागर पुस्तक से लेकर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अभी तक हमने इस पाठ में देखा कि बेनी माधव सिंह जो ज़मींदार और नंबरदार हैं गौरीपुर गांव के, उनके दो बेटे हैं और पहले का नाम है श्रीकंठ जो कि पढ़े लिखे हैं, बीए पास हैं और वो एक दफ्तर में नौकरी करते हैं जो पूरी सप्ताह बाहर रहते हैं, शनिवार को घर आया करते हैं। और दूसरा बेटा है लाल बिहारी जो सजीला जवान है लेकिन पढ़ा लिखा तो वो बिल्कुल भी नहीं है। श्रीकंठ जी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पसंद करते हैं और उनके विचार से सम्मिलित परिवार जो होता है, जॉइंट फैमिली जो होता है, वो ही इस समाज को सुदृढ़ बना सकता है। तो उनके विचार सम्मिलित परिवार को लेकर बहुत ही उच्च हैं। वो नहीं चाहते कि परिवार में कोई भी अलग हो। लेकिन उनकी पत्नी का नाम है आनंदी जो एक बहुत बड़े कुल से आई है और उसके घर में बहुत सारे ऐशो आराम की चीज़ थी। उसने कभी कोई तकलीफ नहीं देखी, कभी कोई किफ़ायत नहीं की थी। लेकिन जो नए घर में आई तो यहाँ पर उसके ऐशो आराम का, उसके जीने का जो तरीका था उस जैसा कुछ भी यहाँ नहीं नज़र आया। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को उसके अपने नए परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल ढाल लिया और ऐसे ढाल लिया जैसे उसने कभी कोई ऐशो आराम देखा ही नहीं था। बिल्कुल जैसा घर था, जैसी परिस्थिति थी वैसी ही बन गई। कहानी शुरू होती है, उसमें लाल बिहारी सिंह एक दिन दो चिड़ियाँ लेकर आता है और अपनी भाभी से कहता है कि पका दो। भाभी जब बनाने जाती है, यानी आनंदी जब बनाने जाती है तो देखती है कि घी ज़्यादा है नहीं, करीब 1 पाव के बराबर है। तो उसने सारा घी मांस पकाने में डाल दिया और जब खाना खाने के लिए लाल बिहारी बैठता है, दाल में उस घी नहीं देखता है तो वो पूछता है कि दाल में घी क्यों नहीं है। आनंदी कहती है कि सारा घी मैंने मांस में डाल दिया, जिससे चिढ़कर लाल बिहारी कहता है कि वो घी कम था, जैसे लग रहा है कि तुम्हारे घर में मैं घी की नदी बहती हो। और मैके के बारे में बुरा सुनकर आनंदी भी कह उठती है कि वहाँ इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं, रोज खा जाते हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। नाई कहार मतलब वहाँ के काम करने वाले लोग। इस बात को सुनकर लाल बिहारी क्रोधित हो उठता है और उस पर खड़ाऊ फेंक कर मार देता है और साथ ही साथ कहता है कि जिसके नाम के घमंड में तुम फूली हुई हो, यानी कि श्रीकंठ जी, यानी अपने पति के गुमान में जो तुम फूली हुई हो, घमंड दिखा रही हो, मैं उसे भी समझ लूंगा और तुम्हें भी। ये बात सुनकर आनंदी क्रोधित होती है और खून का घूंट पीकर अपने कमरे में जाकर 2 दिनों तक अपने पति का बिना कुछ खाए पिए इंतजार करती है। जब उसके पति आते हैं तो पहले से ही बेनी माधव सिंह और लाल बिहारी सिंह उन्हें कह के भेजते हैं कि ये तुम्हारी पत्नी बदतमीजियां करती हैं, उसे तुम समझा दो। लेकिन जब वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं तो आनंदी सारी बात को बड़े विस्तार से बताती है कि आखिर क्या क्या हुआ था। उसके बाद वो कहती है कि एक ऐसा लड़का जो कि मुझसे छोटा है और अनपढ़ है, उसने मुझ पर इस तरह से प्रहार किया, ऐसा अन्याय किया जो कि सही नहीं है। इस बात को जानने के बाद श्रीकंठ सिंह क्रोधित हो जाते हैं अपने भाई के अनुचित व्यवहार पर और उसके बाद वो कहते हैं कि जिस स्त्री की मान और प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में मैं उत्तरदाता हूँ, यानी ईश्वर को गवाह रखकर मैंने जिसे पत्नी स्वीकार किया और मैंने ये वचन दिया कि मैं उसके मान सम्मान की रक्षा करूंगा, तो उसके साथ ऐसा घोर अन्याय और जानवरों जैसा व्यवहार किया गया है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये मेरे लिए असह्य है। इसलिए मैं इस घर में अब नहीं रह सकता और मैं लाल बिहारी को अपना भाई भी नहीं मानता हूँ, उसकी क्रूरता और अविवेकी व्यवहार के कारण। इन सब के बाद लाल बिहारी के घर श्रीकंठ जी और बेनी माधव के बीच जो होने वाली लड़ाई थी उसे देखने के लिए उस उत्सुकता से पूरा गांव वहां पे पहुंच जाता है और बेनी माधव सिंह बात को संभालने के लिए कहते हैं कि तुम्हारा जो जी चाहे करो, लड़के ने अपराध कर दी, यानी कि लाल बिहारी से अपराध हो गई है, जैसा तुम समझो उचित वो करो। और फिर भी उस बात को सुनने के बाद भी
श्रीकंठ जी अंत में भी ये कहते हैं कि वो लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकते। बच्चों, अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा था, इसके आगे अब मैं शुरू कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। वेणी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, वो बेसमझ लड़का है, उससे जो भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा करो। वेणी माधव सिंह उन्हें पुचकारते हैं, उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि बेटा तुम बुद्धिमान हो, मूर्खों की बात पर ध्यान मत दो। मूर्ख यहाँ पर वह लाल बिहारी को कहते हैं और कहते हैं कि वो अनपढ़ है, गंवार है, उसे इतनी समझ नहीं है, उसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, वो तो एक बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े हो, उसे क्षमा कर दो और इतना कठोर निर्णय ना लो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया और वो और तैश में आ गए। बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। उसने जो अभी बुरा बर्ताव किया है, जो दुष्टता दिखाई है, इसे मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। और वो आखिरी निर्णय देते हैं कि या तो वो इस घर में रहे या मैं उसके साथ नहीं रह सकता। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए यहाँ से चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। और वो अपना अंतिम निर्णय सुनाते हैं कि अगर आपको ज़्यादा प्यारा है लाल बिहारी तो उसे रखिए, मैं अपनी पत्नी के साथ चला जाता हूँ, और अगर मुझसे प्यार है तो उसे कहिए कि वो कहीं और चला जाए। लाल बिहारी दरवाजे के चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का भी वह लिहाज न करता था जितने बड़े भाई का। यहाँ पर श्रीकंठ का उसके भाई से कैसा संबंध है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं लेखक। वो बता रहे हैं कि वो चुपचाप चौखट पे उनसे दूर खड़ा होकर सब बात सुन रहा था, लेकिन उसने एक भी बात का जवाब नहीं दिया, सफाई नहीं दी, क्योंकि वो शुरू से श्रीकंठ का इतना सम्मान करता था, इतना लिहाज करता था, जितना अपने पिता का भी नहीं किया था उसने कभी। लाल बिहारी श्रीकंठ के सामने कभी चारपाई पर बैठा नहीं रहता था, उनके सामने खड़ा हो जाया करता था। उनके सामने उसने कभी हुक्का नहीं पिया, यहाँ तक कि उसने कभी पान भी नहीं खाया था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था, दिल से वो प्यार करते थे अपने छोटे भाई को। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक नहीं था, यानी कि कभी उसे डांटा तक भी नहीं था, थोड़ा सा धमकाया तक भी नहीं था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। वो उन्हें इतना प्यार करते थे, अपने छोटे भाई लाल बिहारी को श्रीकंठ सिंह इतना प्यार करते थे कि जब भी इलाहाबाद से आते थे तो उसके लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आते थे। मुदगर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा कर दी थी। मुदगर यानी कि जो एक एक्सरसाइज करने का एक प्राचीन वस्तु होता था जिससे बाहों की एक्सरसाइज होती थी, तो वो मुदगर की जोड़ी जो थी उन्होंने ही अपने भाई के लिए बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। उनका इतना प्यार था अपने भाई से। पिछले साल जो लाल बिहारी से ड्योढ़ा यानी 1.5 गुना हट्टा कट्टा और लंबा चौड़ा पहलवान को जब लाल बिहारी ने नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया था तो इतने पुलकित हो गए थे, इतने खुश हो गए थे कि अखाड़े में ही जाकर उसने श्रीकंठ जी ने लाल बिहारी को गले से लगा लिया था और शाबाशी दी थी। साथ ही साथ 5 रुपए पैसे लुटाए थे। उस समय 5 रुपए का बहुत वैल्यू होता था, तो 5 रुपए उन्होंने अपने भाई की खुशी में लुटा दिया था अखाड़े में। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। और ऐसा प्यार करने वाला भाई जो था आज इस तरह से दिल को चीरने वाला, हृदय विदारक मतलब हृदय को विदीर्ण करने वाला, चीरने वाले बात उसके मुंह से सुनकर लाल बिहारी को बहुत ग्लानि हुई, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, दुख हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि उसने जो किया था यानी अपनी भाभी से बदतमीजी की थी, उन पर खड़ाऊ फेंका था, इस बात को लेकर वो पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, और पछतावे के साथ साथ उसे इस बात का भी डर था कि जब भैया आएंगे तो उसको क्या कहेंगे,
कैसे उसके साथ बर्ताव करेंगे, इस बात को सोच सोच के उसकी छाती धड़कती थी, यानी कि दिल की धड़कन बढ़ जाते थे। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, ये बात वो बार बार सोच रहा था कि अपने भाई का सामना कैसे करूंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अपने भाई का सामना वो कैसे कर पाएगा। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे, और उसे मैं ऐसा लगा था कि मेरी जो गलती है उसके लिए भैया मुझे बुलाएंगे और मुझे समझा देंगे, मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। हालांकि वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप कर रहा था, फिर भी उसे ऐसी ही उम्मीद थी। और इस आशा के विपरीत, इस आशा के बिल्कुल उल्टे, आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। और जो प्रेम की मूर्ति भाई थे, उनको आज उसने देखा कि वो कठोरता की मूर्ति बने हुए हैं। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। उसे इतनी समझ नहीं थी, इतना पढ़ा लिखा वो नहीं था, लेकिन फिर भी वो जान रहा था, वो सोच रहा था कि भैया उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। भैया को अभी उसे डांटना चाहिए था, दंड देना चाहिए था, समझाना चाहिए था, ना कि उससे रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए था। ये बहुत बड़ा अन्याय है। यदि श्रीकंठ सिंह उसे अकेले में बुलाकर दो चार कड़ी बात कह देते, इतना ही नहीं, दो चार तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा नहीं गया। अगर लाल बिहारी को बुलाकर कुछ डांट देते, तमाचे भी लगा देते, तो उसे कदाचित शायद इतना दुख नहीं होता। पर जब भाई ने ये कहा कि मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, उसके साथ नहीं रहना चाहता, लाल बिहारी से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि वह रो रहा था। उसने अपने आप को संयत किया और जाकर तैयार होकर आंखें पोंछ ली कि कोई न समझे कि वो दुखी है, रो रहा था। और इसके उपरांत, मतलब इसके बाद, वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। और फिर वो तैयार होकर भाभी के ही द्वार पे आया। उन्हीं के चौखट पर आकर उसने कहने लगा कि भाभी भैया ने कहा है कि वो अब मेरे साथ नहीं रहेंगे, वे अब मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। वो अपनी भाभी को बताता है कि भैया मेरे साथ नहीं रहना चाहते, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ, उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। और अपनी भाभी से वो माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, मैं अपने भैया को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। और कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया, यानी उन्हें रोना आने लगा, उनकी आवाज़ भारी हो गई। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ भी आंखें लाल किए बाहर से आए। श्रीकंठ सिंह अपना निर्णय सुनाकर उसी समय घर लौट रहे थे, अपने कमरे में लौट रहे थे, जिस समय लाल बिहारी अपनी बात आनंदी के द्वार पर खड़े होकर कह रहे थे, उनसे क्षमा मांग रहे थे। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली। भाई ने लाल बिहारी को देखकर अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा ली उन घृणा के साथ, और कतरा कर निकल गए, और वहां से उसके सामने से बचकर ऐसे निकल गए जैसे उसकी परछाई से भी दूर भागना चाहते हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। अब उसे अफसोस हो रहा था कि इस तरह से शिकायत क्यों की कि ये बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई, इतना लड़ाई हो गया। वह स्वभाव से दयालु थी, उसे इसका तनिक भी न ध्यान था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। उसने शिकायत की थी, वो सोच रही थी कि वो उसे डांटेंगे, समझाएंगे, बोलेंगे, बस इतना तक उसकी इच्छा थी, उसकी चाहत थी। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। वो स्वभाव से ही दयालु प्रकृति की थी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों हो गए, और मन ही मन उसे अपने पति पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इस बात को क्यों बढ़ा रहे हैं। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। और जब लाल बिहारी ने उससे क्षमा मांगा, तो जो क्रोध बचा हुआ था आनंदी के अंदर, वो क्रोध भी पानी की तरह बह गया। उसके अंदर क्रोध का नाम मात्र नहीं रह गया। स्वभाव उसका कोमल स्वभाव था, क्षमा करने का व्यवहार था, और वो उसने तुरंत अपने देवर को क्षमा कर दिया, और वह रोने लगी।
मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं। लेखक कहते हैं कि मन का मैल यानी मन में अगर कोई बैर भावना हो तो उसको धोने के लिए नयन जल यानी आंसू से बढ़कर और कोई दूसरा चीज हो ही नहीं सकता। मन में कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी क्रोध हो, कितना भी बुरे विचार हो, उसको साफ करने के लिए नयन जल सबसे उपयुक्त है, आंसू सबसे अच्छा है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ को देखते ही आनंदी ने उससे बताया कि लाल बिहारी किस तरह से क्षमा मांग रहे, रो रहे हैं। श्रीकंठ कठोर स्वर में बोलते हैं कि तो मैं क्या करूं? आनंदी कहती है, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया। और खुद को ही कोसते हुए कहती है कि मेरे इस जीभ में आग लग जाए जिस जीभ से मैंने शिकायत लगाई थी और कि मैंने ये झगड़ा उठा दिया, ना जाने क्यों। उन्हें भीतर बुला लो, उन्हें क्षमा कर दो। श्रीकंठ कहते हैं, मैं नहीं बुलाऊंगा। फिर आनंदी उन्हें समझाती है, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कि वो चल दें। और वो समझाते हुए कहती है कि वो बहुत ग्लानि में है, बहुत ज़्यादा अफसोस में है, उन्हें बुला लो वरना तुम आगे जाकर पछताओगे जब वो चले जाएंगे घर छोड़कर। तो श्रीकंठ सिंह ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। और लाल बिहारी बाहर से ही कहते हैं कि मेरा प्रणाम भैया को कह दो, वो मुझे देखना नहीं चाहते, इसलिए मैं उनके सामने आकर उन्हें प्रणाम नहीं कह रहा हूं। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। तेजी से वो दरवाजे की ओर बढ़ने लगा बाहर जाने के लिए। अंत में आनंदी कमरे से निकली और अंत में जब उसने देखा कि श्रीकंठ उसे क्षमा करने नहीं जा रहे हैं तो वो खुद कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। उसका यानी लाल बिहारी का हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। लाल बिहारी ने अपने हाथ पकड़े जाने पर पीछे मुड़कर देखा और अपनी भाभी को देखकर बोलने लगा कि मुझे जाने दो, अब मुझे मत रोको। आनंदी कहती है, कहाँ जा रहे हो? लाल बिहारी कहता है, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। और लाल बिहारी दुख से पीड़ित होकर कहता है कि ऐसी जगह जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे, जहाँ कोई मुझे पहचानने वाला ना हो। और साथ ही वो कहता है, लाल बिहारी ही कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ रहने के योग्य नहीं हूँ, यानी मैं उज्जड़ गवार, तुम लोगों के साथ बुरा बर्ताव करने वाला, तुम लोगों के साथ रहने लायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना। आनंदी उसे अपनी कसम देती है और कहती है कि अब एक कदम भी, पग मतलब कदम, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगे। जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। और लाल बिहारी कहते हैं कि जब तक मुझे ये एहसास ना हो जाए कि भैया ने मुझे माफ कर दिया, उनके दिल में अब मेरे लिए कोई बैर भावना नहीं है, कोई कटुता नहीं है, तब तक मैं इस घर में किसी हालत में नहीं रह पाऊंगा। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला और श्रीकंठ भी उनके ग्लानि से, उनके पश्चाताप से पिघल गए और उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। और जब लाल बिहारी के पश्चाताप को देखकर श्रीकंठ का भी के हृदय का मैल भी जब धुल गया, खत्म हो गया, तो उन्होंने अपने भाई को गले लगा लिया और दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। जब दोनों भाई गले मिले तो उनकी जो तकलीफ थी, अंदर का जो क्रोध था, दुख था, वो आंखों के रास्ते बहने लगा आंसू के रूप में। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा, इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। लाल बिहारी रोते हुए कहता है कि भैया आप ये मत कहना कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता हूँ, तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इसके अलावा आप जो दंड देंगे, मारना पीटना कुछ भी कहें, मैं सब सहर्ष, हर्ष के साथ, खुशी के साथ स्वीकार कर लूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आएगा। और श्रीकंठ कांपते हुए स्वर में कहते हैं, रोते हुए स्वर में कहते हैं कि लल्लू जो बीत गई उन बातों को भूल जाओ। भगवान की इच्छा हुई तो ऐसा अवसर, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा कि हम दोनों भाइयों के बीच में किसी तरह के वैमनस्य, किसी तरह का भेदभाव पैदा होगा। वेणी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देख आनंद से पुलकित हो गए।
वेणी माधव सिंह तभी बाहर से अंदर आए और जो उनकी हार्दिक इच्छा थी कि दोनों भाई मिलकर रहें, वो जब उन्होंने देखा कि दोनों भाई गले मिल रहे हैं तो वो पुलकित हो गए, खुश हो गए और उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, सहसा वो बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। वो कहते हैं कि जो बड़े घर की बेटियां होती हैं, जो संस्कार में भी बड़े होती हैं, सिर्फ धन संपत्ति में नहीं, जिनके संस्कार बड़े हों, जिन्होंने अच्छी परवरिश पाई हो, वो बेटियां ऐसी ही होती हैं कि बिगड़ते हुए काम को भी बना लेती है। जो बिगड़ रहा हो, टूट रहा हो, उसको भी संभालने का काम बड़े घर की बेटियां आसानी से कर लेती है। गांव में जिसने यह वृतांत सुना, जिन लोगों ने भी ये बात सुनी, ये कहानी सुनी, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा और उन सब ने आनंदी की उदारता, उसके बड़े मन को, क्षमा करने के भाव को सराहते हुए कहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। सब ने कहा जहां औरतें छोटी छोटी बातों पे परिवार से अलग हो जाना चाहती थी, यहाँ पे अलग होते हुए परिवार को, आनंदी के इच्छा के अनुसार उसके पति क्रोधित हुए, अलग होने को तैयार हो गए और आनंदी ने ही उस बात को खत्म किया। अपने पति को समझाकर, अपने देवर को क्षमा करके, सब कुछ बर्दाश्त करके उसने उस टूटते हुए परिवार को बचा लिया। तो इसीलिए उसको बड़े घर की बेटी का नाम दिया गया, संज्ञा दिया गया, क्योंकि धन दौलत से तो उसके पिता बड़े थे ही, जो संस्कार और परवरिश उन्होंने दिया था अपनी बेटी को, वह भी बड़े घर के लिए ही उचित था। बच्चों, अब हम देखते हैं सहायक पुस्तिका में, यहाँ पे लेखक का परिचय दिया हुआ है, उनकी रचनाएं भी दी हुई हैं, पर प्रेमचंद के बारे में बहुत विस्तार में यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। अब यहाँ पर उनकी इस कहानी से संबंधित बातें दी हुई हैं। इस कहानी के बारे में दिया हुआ है उनकी किस तरह से दो भाई हैं, किस तरह से भाभी के साथ छोटा बर्ताव करता है और किस तरह से उनके मन में भेद पैदा हो जाता है, वो अलग होने वाले होते हैं और फिर बाद में किस तरह से आनंदी अपने बड़प्पन का परिचय देते हुए देवर को क्षमा करती है और पति को भी उसे माफ़ करने के लिए प्रेरित करती है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे दिए हुए हैं कि बड़े घर की बेटी एक संयुक्त परिवार की कहानी है। उनके पितामह धन धान्य से संपन्न थे, लेकिन अब वो वकीलों को बहुत सारी संपत्ति भेंट कर चुके हैं। ठाकुर साहब के दो बेटे थे, श्रीकंठ, दूसरा जो था छोटा लड़का था वो लाल बिहारी था। पढ़े लिखे होने के पश्चात भी श्रीकंठ को पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं में विशेष रुचि नहीं थी, वो भारतीय संस्कृति को पसंद करते थे। ये पॉइंट में पूरी कहानी यहाँ पर बताई गई है। इसको अगर पढ़ लेंगे तो आपके लिए उत्तर लिखना बहुत आसान हो जाएगा कि किस किस तरह से उन लोगों ने कहानी आगे बढ़ती गई है, किस किस तरह से कहानी में उतार चढ़ाव आता गया है। तो इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बड़े घर की बेटी, मैंने अभी अभी समझाया कि बड़े घर की बेटी सिर्फ धन दौलत से नहीं, संस्कारों से भी होने चाहिए, भावों से भी होने चाहिए, विचारों से भी होने चाहिए। तो शीर्षक की सार्थकता यहाँ बताई गई है कि पूरा उस बड़े घर की बेटी यानी कि आनंदी के ही बारे में पूरी कहानी है। आनंदी के ही चारों तरफ ये घूमती है और अंत में वो साबित करती है कि किस तरह से उसने अपने बड़े घर के होने का परिचय दिया। अपने बड़प्पन से उसने किस तरह से इतने बड़े अपराध को, अपने देवर के इतने बड़े अपराध को क्षमा कर दिया और परिवार को टूटने से बचा लिया। तो ये बातें जो थी वो आप देखिए, अंत के 3-4 लाइन जो होते हैं वो मुख्य होते हैं। आप शीर्षक की सार्थकता लिखे तो बाकी इसमें जो कहानी है वही दिया हुआ है। तो कहानी को आप इतना विस्तार से बिल्कुल ना लिखे परीक्षा में, नहीं तो आपका समय एक ही प्रश्न का उत्तर लिखते लिखते बीत जाएगा। तो आप इतने विस्तार से ना लिखकर, जैसे मैंने अभी बताया कि आनंदी की आगे पीछे ये पूरी कहानी घूम रही है और दिखाया गया है कि आनंदी के साथ उसके देवर ने बहुत बुरा बर्ताव किया, उस पर खड़ाऊ फेंक कर मारा, लेकिन जिसकी वजह से परिवार में भेद पैदा हो गया, परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गया
और आनंदी ने अपने बड़प्पन को दिखाते हुए, क्षमा भाव को दिखाते हुए अपने देवर को क्षमा किया, साथ ही साथ अपने पति को भी इस बात के लिए राजी किया कि वो अपने भाई को क्षमा कर दे और परिवार को बना रहने दे। बस इससे ज़्यादा आप इस कहानी के बारे में मत लिखिएगा, नहीं तो आप 3 पेज में एक ही प्रश्न के उत्तर लिखेंगे और मार्क्स तो इसके वही 3 नंबर मिलेंगे, उससे ज़्यादा तो आपको मिलने से रहे। तो समय, टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। पॉइंट्स आप देख लिया कीजिए, पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है कि उसके त्याग, सम्मान, क्षमाशीलता, पारिवारिक प्रेम, स्वाभिमान आदि गुणों का परिचय मिलता है। ये पॉइंट्स जो हैं इनको ध्यान से देख लीजिए। अंत में देखिए, दूसरों की भावनाओं की कदर करना, दोषों को क्षमा करना, मिलजुल के रहने की भावना, ये सब उसके अंदर थी, जिसकी वजह से उसे बड़े घर की बेटी कहा गया। और उसके अंत में जो उसने कार्य किया, जिसकी वजह से सारी दुनिया उसके स्वभाव और उसके परिवार के संस्कार को सराहती है, इसलिए लेखक ने इस कहानी का नाम बड़े घर की बेटी दिया, जो पूर्णतः सार्थक और उचित भी है। कहानी का उद्देश्य है कि किस तरह से एक जॉइंट फैमिली एक दूसरे का साथ देती है, एक दूसरे को समझती है और उसके बाद परिवार आगे बढ़ पाता है। अगर सब एक दूसरे में, सब घमंड में ही टेढ़े रहेंगे तो परिवार कभी मिलजुल कर नहीं रह सकता। जब सम्मिलित परिवार में रहते हैं तो परिवार कभी खुशी भी देखना पड़ता है, कभी परिवार के लिए त्याग भी करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, इसमें भी ये मुख्य कुछ लाइनें हैं, बाकी कहानी से संबंधित है, जिसको आप पढ़ लेंगे और ध्यान से लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा उत्तर नहीं लिखेंगे। इसमें प्रेरक तथ्य, इस कहानी से जो प्रेरणा मिलती है वो यहाँ पे दिया हुआ है। चरित्र चित्रण इस कहानी की बहुत सुंदरता से सहायक पुस्तिका में दी गई है, मुझे और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना पड़ा। तो बेनी माधव सिंह के बारे में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। उसके बाद श्रीकंठ जी के बारे में दिया हुआ है, फिर लाल बिहारी, आनंदी, सबके बारे में दिया हुआ है। शब्दार्थ, बहुत सारे शब्दों के अर्थ यहाँ पे दिए हुए हैं, क्योंकि इस कहानी में बहुत सारे उर्दू के शब्द हैं, कठिन तत्सम शब्द भी हैं, कुछ तद्भव शब्द भी हैं, तो इसलिए शब्दार्थ बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। आशा है कि आपको पाठ में कोई परेशानी नहीं होगी आगे। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो आपका हमेशा स्वागत है, आप कभी भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ, आपकी पढ़ाई में सहायता करने के लिए। आप चाहें तो मुझसे मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो अभी यहीं पे इस वीडियो को मैं बंद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे। परीक्षाएं बहुत करीब आ चुकी हैं। बाय बाय, टेक केयर।